हाय बच्चों, ये आपकी आज की 23 तारीख की वर्कशीट है। कार्यपत्रक 24 का मतलब है वर्कशीट 24। तो सजीव और उनके परिवेश के बारे में तो हम पढ़ ही रहे थे, और हमने पिछली वर्कशीट में विभिन्न प्रकार के आवासों के बारे में भी पढ़ा था। तो उसमें हमने एक स्थलीय आवास पढ़ा था कि स्थल माने होता है जमीन, जमीन पे जो जीव रहते हैं, और जीव माने होता है पौधे भी और जानवर भी। तो पौधे हो गए, जंतु का मतलब जानवर भी होता है। तो स्थलीय आवास का मतलब हो गया वह पौधे एवं जंतु जो जमीन पर पाए जाते हैं। तो बेटा जमीन भी तो कई तरह की होती है ना। एक तो होती है मरुस्थल, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, जैसे राजस्थान में है। पर्वतीय क्षेत्र जैसे पहाड़, है तो जमीन ही। घास स्थल मतलब घास का मैदान। तो इसी प्रकार से जलीय आवास हमने पढ़ा था कि वह पौधे और जंतु जो जल में पाए जाते हैं, जिसमें आपने लिखा था डॉल्फिन और मछली जो है, जंतु जो है जल में पाई जाती है। और पौधे में पता है सिंघाड़ा होता है, कमल का पौधा होता है ना। ये तो आप जानते ही हो कि ये पानी में मिलते हैं, है ना। तो जलीय आवास भी 3 तरह का होता है। समुद्र बहुत बड़ा होता है, समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां रहती हैं। एक होती है झील, जो कि जमीन जमीन में होती है, मतलब जमीन, चारों तरफ जमीन होती है, बीच में बहुत बड़ा तालाब तो बेटा छोटा सा होता है। ये जो तालाब लिखा है छोटा सा होता है, झील तो बहुत बड़ी होती है। ठीक है ना बेटा। तो ये जलीय आवास हो गए। तो स्थलीय पौधों की अनुकूलन विशेषता, तो अनुकूलन के बारे में हमने पढ़ा था कि जो जीव जंतु जहाँ रहता है वहाँ रहता है, खाता है, और बच्चों को जन्म देता है, सर्दी गर्मी से अपने को बचाता है, तो उसको हम अनुकूलन कहते हैं। तो स्थलीय पौधों का अनुकूलन क्या है? सबसे पहला कि अच्छी तरीके से विकसित जड़, यानी जड़ इतनी बड़ी होती है कि वो आसानी से मिट्टी को जकड़ के रखती है और पौधे को पानी चूस चूस के देती है। तो बेटा हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो चूसना नहीं बोलेंगे, अवशोषित करना बोलेंगे। ठीक है। दूसरा होता है कि पत्तियां बहुत छोटी होती हैं या कांटों का रूप ले लेती हैं। पत्तियां छोटी कांटों का रूप किस में लेती है? मरुस्थल में जो उगते हैं पौधे, जिनको हम कैक्टस कहते हैं, उनमें पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, वहाँ की पत्तियां, क्योंकि वहाँ धूप इतनी तेज होती है, पानी कम होता है। तो पत्तियों के बारे में आपने पढ़ा था, याद कीजिए, वाष्पोत्सर्जन पढ़ा था ना हमने, प्रयोग भी करके दिखाया था, है ना। तो जो पत्तियां अगर पानी निकाल देंगी तो वहाँ मरुस्थल में तो पानी है ही नहीं, तो कितनी परेशानी हो जाएगी। तीसरा था कि तना हरा और मांसल होता है। तो तना हरा होता है, मांसल का मतलब मोटा होता है, अपने अंदर पानी को और भोजन को इकट्ठा करता है। पानी कहाँ से आता है? जड़ चूस के लाती हैं, अवशोषित करके लाती हैं। और खाना कहाँ से आता है, भोजन कहाँ से आता है? पत्तियां बनाती हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि तना एक मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है, जैसे कैक्टस। तो तने के ऊपर जैसे मोम की परत चढ़ी होती है, ऐसी अपने आप ही, कोई चढ़ाता थोड़ी ना है, अपने आप ही होती है प्राकृतिक रूप से। तो उससे क्या होता है, पौधों के जो तने होते हैं उसमें से पानी बाहर नहीं निकलता, वो पानी को बचा के रखते हैं, और पानी को बचाने को हम कहते हैं जल संरक्षण। ठीक है। तो कैक्टस वो पौधा है जिसको हम हिंदी में नागफनी भी कहते हैं, और जो कि मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है बेटा। अब जलीय पौधों की अनुकूलन विशेषताएं पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो जलीय पौधे मतलब हो गया जो जल में रहते हैं, जैसे हमने आपको बताया कमल होता है, सिंघाड़े होते हैं, और कुछ जंगली पौधे भी होते हैं जो पानी के अंदर ही रहते हैं। उसमें एक नाम होता है कैल्प, वो समुद्र में मिलता है, बहुत लंबी लंबी पत्तियां होती हैं। तो जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है, क्योंकि जड़ का काम होता है पानी पीना और जमीन से जकड़ के रखना। अब जो पौधा पानी में उग रहा है तो वो तो पानी में तैरेगा ना, तो इसलिए उसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि उन्हें पानी चूसने का काम तो नहीं करना, लेकिन वो जो भी थोड़ी बहुत मिट्टी होती है तलहटी में, वहां पर उसको जमाए रखने में सहायता करती हैं। इसलिए इसकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं। दूसरा पॉइंट है, पौधों का तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। तो तना लंबा क्यों होता है? क्योंकि पौधा है तो उसको सूर्य का प्रकाश तो चाहिए, तो वो तो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन सूर्य की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इसलिए तना उसका लंबा हो जाता है। और क्योंकि वो पानी में तैरना होता है उसे, इसलिए उसका तना खोखला होता है, उसके अंदर हवा भरी होती है, और इसीलिए वो हल्का हो जाता है, जिससे कि वो ऊपर तैरता है। तो आप कमल, जो कमल होता है उसका तना खाते हो ना, कमल ककड़ी बोलते हैं, अ, है ना, उसको सब्जी बना के खाते हैं, पकौड़े बना के खाते हैं, आपको पता होगा, नहीं तो मम्मी से पूछना। ठीक है। तीसरा होता है कि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर तैरते हैं, क्योंकि पत्तियों ने तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन बनाना है। तो इसलिए जो पत्तियां होती हैं वो पानी में तैरती हैं, और फूल भी पानी में तैरते हैं ऊपर, क्योंकि उनको परागण करना होता है, याद है? उनके जो अंडाशय होता है उसमें बीज बनता है,
और मैं आपको बताऊं, जो कमल का फूल होता है ना, उसके बीज से मखाने बनते हैं। ठीक है। तो ये आपको पता ही है, कमल, जो कमल तो आपने देखा ही होगा, और जो सिंघाड़ा किस किस ने देखा है? सिंघाड़े के भी फूल और पत्तियां पानी में तैरती है ना, तो यही मतलब लिखा हुआ है। चौथा है, पत्तियां मोमी पर ऐसे ढकी होती है जिससे जल से हानि ना हो सके, जैसे कमल। तो इसका क्या मतलब है कि क्योंकि ये पानी में रहती है पत्तियां, तो उसके ऊपर मोम जैसी परत अपने आप आ जाती है, कोई चढ़ाता थोड़ी ना है। तो उससे क्या होता है कि जो पत्ती है वो पानी में सड़ती नहीं है। अगर आप पालक की पत्ती डाल दोगे, वो सड़ जाएगी पानी में, क्योंकि पालक तो जमीन का पौधा है ना, उसका अनुकूलन तो जमीन पे रहने का है ना, स्थलीय आवास है ना उसका। और जो कमल है उसका जलीय आवास है, तो पानी में सड़ जाएंगी, इसलिए उसके ऊपर अपने आप ही मोम जैसी परत होती है। अब आपका ये है कि आपने ये चित्र बना लो और उसमें रंग भरो और बताओ कि कौन से आवास में रहता है। अगर आप चित्र नहीं बना पा रहे तो इस जानवर का नाम लिखेंगे और बताएंगे कौन से आवास में रह रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन 1 है। ठीक है बेटा। तो ये एक तो शेर हो गया। कौन सा शेर? बब्बर शेर। और कहाँ रहता है? स्थलीय आवास में। और स्थलीय आवास में कहाँ रहता है? जंगल में। इसका क्या नाम हो गया? कमल। और इसका आवास क्या है? जलीय आवास। इसका नाम क्या हो गया? मछली। इसका आवास क्या है? जलीय आवास। और ये तो ऊंट है, और ऊंट का आवास क्या हो गया? स्थलीय आवास। लेकिन स्थल में कहाँ पे? मरुस्थल में, जिसको हम रेगिस्तान भी कहते हैं। तो बेटा ये सब काम करने के लिए आपको स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहने के लिए आपको कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में अपनी सुरक्षा करनी है। जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे, मास्क लगा के निकलेंगे, और जब भी घर से के अंदर आएंगे, तो अपने हाथ को अच्छे से साबुन से धोएंगे। ठीक है बेटा। और अपने आसपास के लोगों को भी ये सही बात बताएंगे। सारे बच्चे ध्यान देंगे बेटा कि ये स्थलीय पौधों की अनुकूलन विशेषता वास्तव में मरुस्थलीय पौधों की अनुकूलन विशेषता बता रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप स्थलीय पौधों की बजाय मरुस्थलीय पौधों की अनुकूलन विशेषता लिखेंगे। बाकी ये ठीक है। ठीक है बेटा।